वेलकम स्टूडेंट, समुत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ की यूनिट सेकंड के ऊपर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड, इसमें हमारे सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ दिया गया है यूनिट सेकंड के अंदर, जिसका फर्स्ट टॉपिक है जस्टिस, न्याय। जस्टिस सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक। संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी के लिए 3 बार किया गया है। संविधान में इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मौलिक अधिकारों और राज्य को डीपीएसपी पर अध्याय शामिल है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य जाति, वर्ग, पंथ, रंग, लिंग, धर्म और के आधार पर सामाजिक बाधाओं को दूर करना है। यह पूर्वोक्त आधारों पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करके समानता को उत्पन्न करना चाहता है। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी अधिनियम 1955 को संशोधित करके और इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का नाम दिया गया। इसने अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बाधाओं को अवैध घोषित किया। इसी प्रकार संविधान वंचित वर्गों के लिए आरक्षण को बहुमत के साथ सम्मान करने के लिए रखता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा पारित किए गए थे। ये दो प्रावधान है, एक तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है और एक SC/ST एट्रोसिटी रूल है 1995 वाला। ये दोनों सरकार द्वारा SC/ST के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए पारित किए गए थे। इस अधिनियम के नियमों को 31 मार्च 1995 को सार्वजनिक कर दिया गया, यानी कि इस दिनांक से ये लागू हो चुके थे। संविधान महिलाओं के लिए भी कुछ पदों और अन्य स्थितियों में आरक्षण की भी अनुमति देता है। परिणाम स्वरूप संविधान संरक्षणात्मक भेदभाव के माध्यम से समाज में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य वंचित समूहों की रक्षा करता है। संरक्षणात्मक भेदभाव के ऊपर भी इस बार हमारा सीधा सवाल था, बड़ा क्वेश्चन था। सामान्य तौर पर संविधान के रचयिता भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे। अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक स्थिति और जाति एवं धर्म जैसे सामाजिक मुद्दों के राजनीतिकरण ने सामाजिक न्याय के इन उच्च सिद्धांतों को जीवन में लाने के लिए विभिन्न सरकारों के प्रयासों के बावजूद भारत में सामाजिक न्याय की वास्तविकता के बारे में चिंता की स्थिति उत्पन्न की है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। आर्थिक न्याय सभी के लिए समान प्रयास द्वारा समान पारिश्रमिक करने का आश्वासन देकर बाजार में भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। जिस प्रकार से सामाजिक न्याय का उद्देश्य नागरिकों के बीच असमानताओं और पूर्वाग्रहों को समाप्त करना है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के में पदों के लिए आवेदन करते समय सभी को समान अवसर देने पर बल देता है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि धन का निष्पक्ष रूप से वितरण किया जाए, उत्पादन और वितरण के साधनों पर एकाधिकार नियंत्रण को समाप्त किया जाए, व्यक्तियों के कथित आर्थिक मूल्य के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई जाए। फिर संविधान के निर्माताओं की आर्थिक निष्पक्षता की अवधारणा से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि भारत में प्रत्येक सफल प्रशासन को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के ईमानदार प्रयास करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बहस के दौरान कहा था, मुझे विश्वास है कि यह संविधान ही हमें उस वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा जिसकी हमने मांग की है, और यह वास्तविक स्वतंत्रता इसके बदले में हमारे भूखे लोगों के भोजन, उनके लिए कपड़े, आवास और उनके लिए प्रगति के सभी प्रकार के अवसर लाएगी। 1990 के दशक से भारत में LPG उदारीकरण, विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत के नागरिकों को निष्पक्ष और मुक्त राजनीतिक भागीदारी का आश्वासन देना ही राजनीतिक न्याय है, पॉलिटिकल जस्टिस। यह भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 की स्थापना द्वारा सुनिश्चित किया गया है, जो ऐसा जाति, वर्ग, संप्रदाय, लिंग, धर्म या अन्य कारकों पर ध्यान दिए बिना किया जाता है। भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली गंभीर रूप से संघ की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, विचार की अभिव्यक्ति, चुनावी भागीदारी, सूचना के अधिकार पर निर्भर करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएं राजनीति और निर्णय निर्माण में भाग ले, इस कारण से ही महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन अभी वह लोकसभा में लंबित है। महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से राजनीति से बाहर रखा गया है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारत के पास अभी भी सभी सामाजिक वर्गों के लिए राजनीतिक निष्पक्षता स्थापित करने का एक मार्ग है। इसके अतिरिक्त भारतीय राज्य को भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण के कारण सभी के लिए राजनीतिक न्याय के लक्ष्यों को पूरा करने से रोका गया है। अब नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता, जस्टिस हो गया, अब है लिबर्टी।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 टाइप की स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना में दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 19 एक नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के लिए, संघों या संगठनों के लिए, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने या किसी भी व्यापार या कारोबार करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अधिकार असीमित नहीं है, कि इनकी भी कुछ लिमिटेशंस है। इनके ऊपर उचित प्रतिबंध द्वारा ये सीमित किया गया है। इन प्रतिबंधों को अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 में परिभाषित किया गया है। ये प्रतिबंध स्वतंत्रता और सामाजिक अनुबंध के मध्य संतुलन बहाल करने के लिए लगाए गए हैं, ताकि इनमें एक चेक एंड बैलेंस बना रहे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पब्लिक लोक व्यवस्था, सदाचार अथवा नैतिकता, न्यायपालिका की अवमानना, मानहानि, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध तथा भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के आधार पर प्रतिबंधित आरोपित हैं। हालांकि राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की तर्क संगतता न्यायपालिका द्वारा तय की जा सकती है, यानी कि न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू करके इन जो ये प्रतिबंध के आधार बताए गए हैं इनका रिव्यू कर सकती है। कौन कौन से हैं? लोक व्यवस्था है, सदाचार, नैतिकता, न्यायपालिका की अवमानना, मानहानि, पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, भारत की एकता, अखंडता, ये सब पॉइंट जिनके ऊपर आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं इस स्वतंत्रता के ऊपर। अनुच्छेद 20 के अनुसार आपराधिक कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसने आरोपी ने अपराध किया है उसको पहले वाले कानूनों के तहत सजा नहीं दी जा सकती। जिस समय उसने अपराध किया है उसी समय के कानून के द्वारा उसे सजा मिलेगी। उसी अनुच्छेद में खंड भी कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दबाव में नहीं डाला जा सकता, यानी कि किसी भी अपराधी को उसे जबरन मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, यह सबसे समग्र रूप से व्याख्या किया गया अनुच्छेद है जिसने देश में आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए आयाम जोड़े हैं। यह अनुच्छेद भी अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट द्वारा संरक्षित है, जिसका अर्थ है कि दैहिक स्वतंत्रता का होना यह मुख्य रूप से पर्याप्त सबूतों के लिए बिना अवैध कारावास के मामले में प्रचलित है। शिक्षा के अधिकार को 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। यह राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित कार्य करता है। अनुच्छेद 22 मानहानि, गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध सुरक्षा उपायों से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में मनुष्यों के दुर्व्यापार पर रोक लगाता है और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों, खानों जैसे खतरनाक स्थानों में 14 साल से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि कहीं भी खानों या खतरनाक स्थानों में 14 साल से कम बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को बिना किसी बाधा के मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए करों में संदाय की व्यवस्था, यानी कि धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए किसी भी संस्थान से कर नहीं लिया जाएगा, उन्हें करों में छूट प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 28 के अनुसार पूरी तरह से राज्य के स्वामित्व वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि जो राज्य द्वारा, स्टेट द्वारा प्रोवाइडेड फंड से जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके अंदर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अन्य मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक उपासना और पूजा में सभी लोगों को भाग लेने या भाग नहीं लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं तो उस संस्था में भाग ले सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आप उसमें भाग नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है। अब नेक्स्ट सब टॉपिक है समानता। हमने जस्टिस देख लिया, लिबर्टी देख ली और है इक्वलिटी, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान अनुप्रयोग। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान अनुप्रयोग। इस अनुच्छेद में एक समान समाज बनाने के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानकों को अपनाकर व्यापक रूप से समानता के मुद्दे को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से संबंधित है। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को देश के कानून के संबंध में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कि सब इक्वल है। भारत संघ बनाम चरणजीत लाल चौधरी 1950 में बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 के उपयोग की व्याख्या की है। समान सुरक्षा
से हमारा अर्थ है समान स्थितियों में समान सुरक्षा। राज्य विधायी उद्देश्यों के लिए यथोचित वर्गीकरण कर सकता है, यानी कि कुछ प्रावधान किए गए हैं रिजर्वेशन के लिए, तो ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को उन टारगेटेड ग्रुप्स तक पहुंचाया जा सके। विधान तर्क संगतता की धारणा द्वारा समर्थित है, यानी कि वो जो पॉलिसीज़ हैं वो शैक्षिक एजुकेशन लेवल उनका बैकवर्ड है, उनकी सोशल कंडीशन थोड़ी बैकवर्ड है, इसके लिए उनको अ, ये चीज़ें रिजर्वेशन द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो उनके पीछे एक तर्क है, और वो तर्क क्या है, वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। ये केस हमें बताता है इंदिरा साहनी केस में 1992। कानून का विरोध करने वालों पर सबूत का भार होता है। कानून के समान संरक्षण का अर्थ कानून द्वारा समान परिस्थितियों में व्यवहार की समानता है, और ये अलग अलग परिस्थितियों में अंतर भी अनुमति देता है। उदाहरण के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान परिस्थितियों के कारण ही भारत में महिलाओं को एक कानून के अधिनियमन के अंतर्गत अनुकूल स्थितियों में रखा जा सकता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता प्राप्त करता है। अनुच्छेद 17 भारत में प्रचलित अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। अनुच्छेद 18 राज्य द्वारा नागरिकों के समान व्यवहार के युग की ओर ले जाने वाले सभी प्रकार के उपाधि को समाप्त करता है। इसमें दो एक्सेप्शन है, एक तो है मिलिट्री, दूसरा है एजुकेशन। मिलिट्री में आपको कई सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं उनकी सर्विस के लिए, और एजुकेशन में भी आपको डिग्रीज मिलती हैं डॉक्टर की, इंजीनियर वगैरह की। तो ये दो एक्सेप्शन है। अब अगला टॉपिक है फ्रेटर्निटी, बंधुता। प्रतिष्ठा, एकता तथा अखंडता। प्रत्येक राज्य एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त करने का प्रयास करता है, यानी कि नेशनल इंटेग्रिटी बनाए रखता है। यह लोगों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करने के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। विभिन्न संस्कृति, धर्म, भाषा, जातियों, समुदायों वाले देश में राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए बंधुत्व की भावना का पोषण करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हमारे इंडिया के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स रिलीजन है, लैंग्वेज है, कास्ट है और कम्युनिटीज़ है। तो बंधुत्व की भावना का पोषण करना हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने प्रस्तावना में उचित परिवर्तन किया और भारतीयों में बंधुत्व की भावना को मजबूत करने के लिए इसे इसमें शामिल किया। यह एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करना भी चाहता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सशक्त करने एवं बंधुत्व की भावना को विकसित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, माइनॉरिटी को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है। यह राज्य द्वारा बनाई गई या राज्य से वित्त प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर हो रहे भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय को उनकी लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए शैक्षिक संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह नागरिकों को भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। यानी कि जो ये पिछले जितने भी मौलिक अधिकार थे हमारे, उनका हनन होने पर यह अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 है जो भारतीय संविधान के भीतर मौलिक अधिकार को इतना गौरवपूर्ण स्थान देता है। उपरोक्त संवैधानिक मूल्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के डीपीएसपी के रूप में कई प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। हमने संवैधानिक मूल्य प्राप्त करने के लिए फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ लिए, अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका भी वर्णन किया गया है। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है और भाग 4 में इनका वर्णन मिलता है। यह भारत के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए एक व्यापक कार्यक्रम को निर्धारित करते हैं। संविधान निर्माताओं के पास निर्देशों को इस प्रकार से तैयार करने की दूरदर्शिता थी, जहां अंबेडकर का विचार था कि भविष्य की सरकारों को टीपीएसपी के तहत निर्देशों को लागू करने में उनकी सफलता या विफलता के लिए आंका जाएगा। यानी किसी भी सरकार की सफलता या विफलता को किस आधार पर मापा जाएगा, वो आधार है डीपीएसपी, कि वो सरकार डीपीएसपी को कितना प्रभावी रूप से लागू कर पाती है। यह मौलिक अधिकारों से इस अर्थ में भिन्न है कि इन निर्देशों को पीछे कोई कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं है, यानी कि इनके पालन या उल्लंघन पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, बल्कि
जो हमारे मौलिक अधिकार है उनके हनन में हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 37 इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि ये प्रावधान देश के शासन में मौलिक है और राज्य इन सिद्धांतों को कानून बनाने में लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। स्टेट का ये ड्यूटी है कि वो इन सिद्धांतों को कानून बनाए और इन्हें लागू करवाए। या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को लिया है और ये राज्य के लिए एक सकारात्मक दायित्व है, जबकि मौलिक अधिकार वहाँ एक नकारात्मक दायित्व के रूप में भूमिका निभाते हैं। अब डीपीएसपी को 4 अलग अलग आदर्शों के तहत वर्गीकृत किया है। इनको फर्दर हम लोगों ने हमारी नॉलेज के लिए ज़्यादा 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला है सोशलॉजी आदर्श, यानी कि समाजवादी आदर्श, न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। अब इनके अंदर कौन कौन से आर्टिकल है जिनमें ये हमें दिखता है कि ये डीपीएसपी जो है समाजवादी आदर्श है। अनुच्छेद 38 आय में असमानताओं को कम करने के निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन बनाने का प्रयत्न करता है। अनुच्छेद 41 काम के अधिकार में संबंध एक महत्वपूर्ण निर्देश है, जबकि अनुच्छेद 42 के तहत राज्य काम की न्यायपूर्ण और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और महिलाओं के लिए मैटरनल लीव के लिए उपलब्ध करता है। अनुच्छेद 43 सभ्य जीवन स्तर को बढ़ावा देने और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक निर्देश है। अनुच्छेद 43A श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में सहभागी बनाने से संबंधित है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान शामिल है। ये सभी आदर्श समाजवादी तर्ज पर एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर ले जाते हैं जिससे समाजवादी आदर्शों को बढ़ावा मिले। अब है गांधीवादी आदर्श। इस आदर्श में अनुच्छेद 40 जो बताता है पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। ऐसे संगठन ग्रामीण संरचना के आधार के रूप में गांवों के सामाजिक राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने का एक लंबे समय से चले आ रहे गांधीवादी सपने को पूरा करते थे। यानी कि गांधी जी का एक सपना था कि सत्ता का ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकरण हो, यानी कि कई विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो। और ये जो सपना था हमारे भारत में उनका त्रिस्तरीय शासन प्रणाली से द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 द्वारा सरकार द्वारा किए गए उसी सपने को साकार करता है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के संगठन पर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करता है और ये इसमें यह निर्देश भी दिया गया है गायों, बछड़ों, दुधारू पशुओं के वध पर भी रोक लगाने के लिए भी कहता है। अब है पश्चिमी उदारवाद आदर्श के तहत कौन कौन से डीपीएसपी शामिल है। आर्टिकल 39 में न्याय में समानता को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड। आर्टिकल 44 नागरिक संहिता की एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए भारत में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का निर्देश देता है, जिससे एकता और अखंडता की भावना का विकास होता है। आर्टिकल 50 राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। अब लास्ट है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श। कौन कौन से डीपीएसपी है जिनके अंदर स्वतंत्रता संग्राम से आदर्श इंस्पायर है। आर्टिकल 48 है देश के फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के संरक्षण का प्रयास करता है। अनुच्छेद 49 नेशनल इम्पोर्टेंस के स्मारक है, स्थान है, वस्तुओं हैं के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 51 का उद्देश्य इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है। अब यूनिट सेकंड का कंक्लूजन। यूनिट सेकंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में, पहले तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फिर डीपीएसपी के बारे में देखा। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के विषय में ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, अनुपूरक है। इन दोनों को एक साथ लेने पर सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता की भावना उत्पन्न हो सकती है। संविधान निर्माताओं ने विश्व स्तर पर प्रथाओं का आकलन करने में बहुत महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय कार्य किया और भारत को एक अधिक आधुनिक एवं समतावादी समाज बनाने के लिए अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की टोकरी को सावधानीपूर्वक तैयार किया। मौलिक अधिकार
और डीपीएसपी तथा प्रस्तावना से संबंधित संविधान के भाग न केवल राज्य के दायित्वों का उल्लेख करते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण व मूल्यों के आधार के रूप में भी कार्य करते हैं। भारत को इन भागों में एक समतावादी, न्यायपूर्ण और मुक्त समाज में ले जाने की क्षमता है। इसलिए एक के ऊपर एक होने के बजाय हम इन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में आंकना चाहिए। जितना अधिक भारत अपने वित्तीय मामलों में दबदबा स्थापित करता जाएगा उतने ही अधिक समय तक के लिए ये निर्देश के सिद्धांत विधि निर्माण के लिए मार्ग खोज लेंगे। यह सिद्धांत संवैधानिकता की भावना को मजबूत करते हैं और ये मूल्य हमें अधिक स्वतंत्रता और सुरक्षित भी बनाते हैं। ये हमारी यूनिट संख्या कंप्लीट हो गई और अब क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। टिप्पणी कीजिए पे सवाल आ सकते हैं। जस्टिस के ऊपर वहाँ लिख देंगे, सिर्फ लिखा हुआ होगा न्याय। अब आपको उसके अंदर न्याय के अंदर उस सवाल के अंदर सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, तीनों न्याय के बारे में विस्तार से लिखना। फिर वहाँ पे अगर टिप्पणी में भी ये भी आ सकता है कि प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, तो फिर विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर समानता क्या है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वर्णित विधि के समझ समानता की व्याख्या कीजिए, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में बंधुत्व का वर्णन कीजिए, यानी कि फ्रेटर्निटी के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करना है। चलिए, यूनिट सेकंड आपकी समाप्त होती हुई। अगर वीडियो नॉलेजेबल है, आपकी स्टडी में हेल्प करता है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय छोड़िए। चलिए, थैंक यू।